हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं बीईजीसी 132। बीईजीसी 132 का क्वेश्चन बैंक है, आज उसका नेक्स्ट पार्ट है अभी, है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से करके जाते हैं। तो इससे रिलेटेड मतलब देखिए मेन चीज क्या होता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो तकरीबन सेम ही होते हैं, मतलब सेम क्या, वर्डिंग्स चेंज हो जाते हैं हर बार, मतलब ठीक है, चेंज करके वर्डिंग पूछा जाएगा, पर क्वेश्चन का जो आंसर होता है अगर आप क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन पावर क्या है, क्वेश्चन एनालाइज करना और कीवर्ड्स को ध्यान रखना। ठीक है, वर्डिंग्स चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपका तकरीबन सेम ही रहता है। ठीक है, वर्डिंग्स में ध्यान में रखना है, वर्ड्स के साथ खेल जाते हैं एग्जामिनर्स। ठीक है, तो अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है और कमेंट में जरूर बताना है और कौन से सब्जेक्ट्स में आपको वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके साथ में कुछ आपका ऑल्टरनेटिव क्या क्वेश्चन हो सकता है वो भी बताऊंगा और साथ में आंसर्स आपके कैसे लिखने हैं वो भी आपको देख लेना है। तो पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए, ज्यादातर वीडियोस अच्छे से पढ़ के जाइए। और जो लोग टेंशन कर रहे हैं बीईजीसी 132 के लिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर आप मेरे वीडियोस अच्छे से देख के जाएंगे, समझ के जाएंगे, एनालाइज करके जाएंगे तो आराम से आप पासिंग मार्क्स क्या अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन हिस्ट्री हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ यूनिटी ऑफ हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर डिस्कस। तो इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री और कीवर्ड्स यहाँ पे मेन ध्यान में रखना है, इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री, यूनिटी ऑफ हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेचर। तो ये तीन चीज कीवर्ड्स है, इसमें ऐसे कीवर्ड्स आपको अगर कई क्वेश्चन में दिखने को मिल जाए तो आप ये आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जगह पे क्या आंसर होगा, ठीक है, या फिर मतलब कह सकते हैं क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इंडियन लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इंडियन लिटरेचर में दोनों यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। दो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, रीजियंस एंड कल्चर्स, इट्स लिटरेरी ट्रेडिशंस शेयर सर्टेन कॉमन वैल्यूज एंड थीम्स। This is why Indian literary history is often described having a unity of heritage and a diversity of literature. ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि कहा यह जाता है कि इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, रिलीजियंस है, रीजियंस है। ठीक है, पर इसकी जो लिटरेरी ट्रेडिशन है कॉमन वैल्यूज और थीम शेयर करती हैं। इसी वजह से क्या है कि इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री जो है इसको हम यूनिटी ऑफ हेरिटेज या फिर डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेचर भी कह सकते हैं। मतलब लिटरेचर में बहुत सारे डाइवर्सिटी है, ठीक है, पर यूनिटी भी है, साथ में हम यूनाइटेड है कि लिटरेचर का जो फॉर्म है, थीम्स है, तकरीबन बहुत जगह पे सेम मिलती हैं। द यूनिटी ऑफ हेरिटेज comes from the shared cultural and historical experiences of Indian people. Ancient texts such as Ramayana, Mahabharata, Vedas, Upanishads and Purans have influenced almost all Indian languages and literary traditions. ठीक है, themes like devotion, morality, duty, love, sacrifice and search for truth are found throughout Indian literature. कौन कौन सी चीजें इंडियन लिटरेचर में आपको देखने को मिलेंगी? द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू कॉमन स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज दैट ट्रांसेंड्स रीजनल बाउंड्रीज। ठीक है, रीजनल बाउंड्रीज को ये खत्म करते हैं। एट द सेम टाइम Indian literature displays immense diversity. India has many literary languages such as Hindi, Bengali, Tamil, Telugu, Malayalam, Marathi, Punjabi, Assamese, Urdu and others. Each language has developed its own literary forms, styles and traditions. Regional customs, folklore, history and social condition have shaped the literature of different areas. तो अलग अलग रीजनल कस्टम्स, अलग अलग रीजनल फोकलोर, हिस्ट्री, सोशल कस्टम्स जो है वो लिटरेचर को, ठीक है, अलग अलग जगह के लिटरेचर को अलग अलग शेप देते हैं या फिर अलग अलग चीजों के बारे में हमको जानने को मिलती है। देखिए मेन चीज क्या है कि आपको मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा, इंग्लिश में ही मतलब एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी में जहां पे जरूरत होगा वहां पे आपको कनेक्ट करने के लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको आंसर इंग्लिश में ही लिखना है। बहुत लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, पर ध्यान में रखना है आपको कि इंग्लिश में ही आपको आंसर लिखने हैं। तो इंग्लिश में अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आंसर लिखना मुश्किल है, इसीलिए चीजों को ध्यान से समझना है। फॉर एग्जाम्पल द रामायण एग्जिस्ट इन मेनी वर्जन्स अक्रॉस इंडिया। जैसे हम बोल सकते हैं कि लिटरेचर है तो हमारी कंट्री डाइवर्स है, ठीक है, हमारी कंट्री जो है डाइवर्स है, पर लिटरेचर उसका जो फॉर्म है वो अलग तकरीबन यूनाइटेड करती है हम हमारे सारे जगह को। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे रामायण बोला मैंने अभी, रामायण जो है अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग भाषाओं में आपको देखने को मिल सकती है। वाइल द बेसिक स्टोरी रिमेन्स द सेम, ईच वर्जन रिफ्लेक्ट्स द कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ इट्स रीजन। देखिए बेसिक स्टोरी सेम होगा पर हर किसी के वर्जन में अलग अलग
लैंग्वेज का वर्जन अलग अलग होता है, उसका कल्चर और वैल्यूज अलग अलग होंगे, पर इसका जो मेन बेसिक स्टोरी वो सेम ही रहेगा। सिमिलरली फोक ट्रेडिशन एंड लोकल लेजेंड्स एड यूनिक फीचर्स टू डिफरेंट लिटरेरी वर्क्स। तो कुछ कुछ फोक ट्रेडिशंस और लोकल लेजेंड्स है जो यूनिक फीचर ऐड करते हैं अपने लिटरेरी वर्क्स में, जिसके कारण से लिटरेरी वर्क्स अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफिनेशन या फिर चीजें अलग से उभर के आती हैं। इंडियन लिटरेचर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स डाइवर्सिटी इन रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड सोशल एक्सपीरियंसेस। तो इंडियन लिटरेचर में हमको और भी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे अलग अलग रिलीजन देखने को मिलेंगी, अलग अलग कास्ट के बारे में जानने को मिलेगा, जेंडर, सोशल एक्सपीरियंसेस। राइटर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स रिचनेस। Dalit literature, women's writing, tribal literature, regional literature all present different perspectives while remaining part of the larger Indian literary tradition. तो देखो अलग अलग जगह के लिटरेचर, जैसे दलित लिटरेचर हो गया, उसमें अलग चीजें मिलेंगी आपको, वुमेन्स राइटिंग में अलग चीजें मिलेंगी, वुमेन्स को वैल्यू दिया गया है, ट्राइबल लिटरेचर है, रीजनल लिटरेचर है, तो सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पे खेलते हैं, अलग अलग थीम्स होते हैं इनके, पर इसका जो मेन चीज है कि इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन के अंदर में ही आता है, यूनाइटेड है तो अलग अलग पर यूनाइटेड है, ठीक है। Therefore, Indian literary history is unique because it combines a common cultural heritage with a rich variety of languages and literary expressions. ठीक है, इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री जो है यूनिक है क्योंकि ये कॉमन कल्चरल हेरिटेज को फॉलो करता है। हालांकि इसके पास में रिच वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं, पर लिटरेरी एक्सप्रेशंस है, पर ये जो कल्चरल हेरिटेज है कॉमन कल्चरल हेरिटेज शेयर करते हैं। दिस बैलेंस बिटवीन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो ये जो बैलेंस है यूनिटी ऑन डाइवर्सिटी का, यूनिटी और डाइवर्सिटी का, कि डाइवर्स है हम लोग, अलग अलग है, पर इसमें भी यूनाइटेड है कि एक ही जगह पे हम आके मिलते हैं, जो कि है इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस। तो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस के अंदर में बहुत सारे लिटरेचर आपको देखने को मिलेंगे। दलित लिटरेचर हमने पढ़ा है, वुमेन्स राइटिंग हमने पढ़ा है, ट्राइबल लिटरेचर हमने पढ़ा है, तो सारा मिला के डाइवर्स तो है पर एक ही जगह पे यूनाइटेड होते हैं, जो कि है इंडियन लिटरेचर। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी हमारे मेरे वीडियोस बीईजीसी 132 के सारे अवेलेबल है, आरटीसीज भी अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए और वहां पे जाके पढ़ लीजिए। आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन रिलेट करने की कोशिश करेंगे, एनालाइज कर पाएंगे प्रॉपर क्वेश्चंस को। तो देखिए क्वेश्चन तकरीबन सेम ही रहता है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, एग्जामिनर लैंग्वेज के साथ खेल जाता है। अगर लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है, बस क्वेश्चन के कीवर्ड्स को आपको दिमाग में रख के करना है कि क्या पूछा गया है। तो आराम से जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, तकरीबन सारे चैप्टर्स उसी में कवर अप है और सारा दिमाग आपको ध्यान से पढ़ना है और आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो पसंद आए तो। और पसंद आए क्या, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं क्या, ताकि आपको वीडियो पसंद आए। ठीक है, इसलिए मेहनत किया जा रहा है, बहुत इजी अंडरस्टैंडेबल सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जिसके कारण से क्या आपको, ताकि इजी बन जाए आपके लिए, और पीडीएफ की जरूरत नहीं है, आप इस ध्यान से इसको पढ़ के जाइए, आसानी से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो मैं फिर से दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर करना है कि कौन सा और कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर में आपको क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, कमेंट ऑन अमृत राय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदवी। तो ठीक है, यहाँ पे दो कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, अमृत राय और हिंदवी। अगर ये दोनों कहीं पे आपको दिख जाते किसी क्वेश्चन में, तो आपको ये आंसर लिख देना है, तो आप आराम से आपके नंबर अच्छे से आ जाएंगे। और एक्सप्लेनेशन और ज्यादा आपके मतलब इन डीप अगर आप कुछ की चैप्टर के ऊपर में चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। तो पहले जिन्होंने पढ़ रहे हैं, अभी उतना टाइम है नहीं आपके पास में शायद मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन के लिए, तो जो भी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए चलिए, अमृत राय व्यूज Hindvi as a common language that developed through the interaction of different communities in India। जो हिंदवी को कॉमन लैंग्वेज बोला जाता है, जो अलग अलग इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, जिसको कहते हैं अलग अलग कम्युनिटीज इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इंडिया में अकॉर्डिंग टू हिम हिंदवी वाज नॉट एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर रिलीजियन ऑफ कम्युनिटी। हिंदवी जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजियन और कम्युनिटी के साथ में नहीं जुड़ा था। इट इमर्ज्ड नेचुरली फ्रॉम एवरीडे कम्युनिकेशन अमंग पीपल एंड बिकम अ शेयर्ड कल्चरल मीडियम। तो ये नॉर्मली ही नेचुरली जनरेट हुआ था एवरीडे कम्युनिकेशन के जरिए, मतलब हम डेली कम्युनिकेशन करते हैं आपस में लोगों के बीच में, तो इसी की वजह से, ताकि हमारा जो कल्चर है वो शेयर हो सके। राय आर्ग्यूज दैट हिंदवी फॉर्म्ड द बेसिस फ्रॉम विच बोथ हिंदी एंड उर्दू लेटर डेवलप। तो हिंदवी से ही राय कहते हैं कि हिंदवी एक ऐसा फॉर्म है जहां से दो लैंग्वेज अलग अलग डिवाइड हुए हैं, जो कि हिंदी एंड उर्दू है। इन इट्स अर्ली फॉर्म इट वाज अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल एंड वाज यूज्ड बाय पोएट्स, सेंट्स,
ट्रेडर्स एंड ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स। तो कहा यह जाता है कि एक लैंग्वेज है कॉमन पीपल का जो पहले के पोइट्स है, सेंट्स हैं, ट्रेडर्स है और ऑर्डिनरी जो पीपल है वो यूज करते थे। इट रिप्रेजेंटेड द कल्चरल यूनिटी ऑफ इंडिया रादर देन डिविजन। तो ये एक कल्चरल यूनिटी है, एक कल्चरल यूनिटी है इंडिया का, जो एक कल्चरल एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल यूनिटी है, ठीक है, रादर देन डिवीजन। हम इसको डिवीजन के तौर पे नहीं देखेंगे, हम इसको कल्चरल यूनिटी के तौर पे देखेंगे, ताकि सब लोग एक ही भाषा बोलते थे विदाउट एनी कास्ट और क्रीड, मीन डिस्पाइट एनी कास्ट और क्रीड जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ही बिलीव्स दैट that the later separation of Hindu and Urdu was largely the result of political and communal influence। तो कहना यह है कि हिंदी और उर्दू जो डिवाइड हुआ पॉलिटिकल और कम्युनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से अलग हुआ। ओवर टाइम हिंदी बिकम एसोसिएटेड मेनली विथ हिंदूज एंड उर्दू विथ मुस्लिम्स। राय कंसिडर्स दिस डिवीजन आर्टिफिशियल बिकॉज बोथ लैंग्वेज शेयर्स अ कॉमन ओरिजिन, ग्रामर एंड वोकेबलरी। तो राय कहते क्या है कि ये डिवीजन जो है आर्टिफिशियल है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज जो है सेम ओरिजिन, सेम ग्रामर पैटर्न और सेम वोकेबलरी को मतलब दर्शाते हैं या फिर फॉर्म करते हैं। अमृत राय emphasizes that Hindi symbolizes a shared cultural heritage। हिंदी को एक शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज बताया गया, क्योंकि हर एक लोग यही लैंग्वेज यूज करते थे, बाद में ये डिवाइड हुआ। इट रिफ्लेक्ट्स द इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशंस, रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस। द लैंग्वेज एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स फ्रॉम संस्कृत, पर्शियन, अराबिक एंड लोकल डायलेक्ट्स, मेकिंग इट a rich and inclusive medium of expression। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अभी मेन चीज देखेंगे हम लोग यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, मतलब अमृत राय जी का, चलिए। अकॉर्डिंग टू राय, अंडरस्टैंडिंग हिंदी helps people recognize the close relationship between Hindi and Urdu। It also reminds us of India's composite culture where different communities contributed to the growth of a common linguistic tradition। तो यहाँ पे कहा यह जाता है कि जो हिंदी है, हिंदी हमें समझने में ये मदद करती है कि जो हिंदी और उर्दू का एक क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। ये हमें ये भी बताती है कि जो हिंदी है एक पार्ट है कंपोजिट कल्चर का, हम जो टुगेदर एक कल्चर शेयर करते हैं वो एक ही कल्चर का पार्ट है, ठीक है। और अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग तरीके से इस लिंग्विस्टिक मतलब इस लैंग्वेज को बढ़ावा देने में मदद किया है, बहुत ज्यादा मदद की है, ठीक है। राइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी प्रमोट्स यूनिटी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। He argues that language should bring people together rather than divide them। तो वो कहना ये है कि वो कहते हैं क्या कि लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि लोगों को जोड़े, ना कि डिवाइड करे। By highlighting the shared roots of Hindi and Urdu, he encourages readers to appreciate India's cultural diversity while recognizing its underlying unity। ठीक है, तो ये कहते क्या है कि हमें अपने जो लैंग्वेज है, जो हिंदी है, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए या फिर उसको वैल्यू देनी चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारे जो कल्चर है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी पर हम यूनाइटेड थे, दोनों लैंग्वेज एक साथ एक ही कॉमन फॉर्म फॉलो करते थे, कॉमन वोकैबुलरी, कॉमन स्ट्रक्चर, कॉमन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो करते थे, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके रिलेटेड और भी मतलब क्वेश्चन मैंने बताए हैं, कई साइड से अलग से। देखो क्वेश्चन सब सेम ही होते हैं, मतलब आंसर सब सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चन के वर्डिंग्स को चेंज किया जाता है। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। तो कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखते हुए चलने हैं, कीवर्ड्स आपको समझ में आ जाएगा, एनालाइज करना आ जाएगा, तो आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। तो तकरीबन सारे आंसर्स क्वेश्चन मैंने करवा दिए जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए मतलब जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कम से कम 4-5 क्वेश्चन और कर लेंगे तो, ठीक है। What argument does Raghuveer Sahai hint by saying that the question of Hindi is no longer a simply question of Hindi? तो यहाँ पे रघुवीर सहाय है कीवर्ड है, और ये जो देखना है क्वेश्चन ऑफ हिंदी इज नो लॉन्गर सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ हिंदी। तो ऐसे कुछ हिंदी या फिर हिंदी के क्वेश्चन के साथ में रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना आपको आंसर यहीं पे, ये आंसर लिखने से आपको चल जाएगा। और थोड़ा रघुवीर सहाय के बारे में आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान है तो। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। When Raghuveer Sahai says that the question of Hindi is no longer simply a question of Hindi, he means that the debate about Hindi involves much more than language alone। तो यहाँ पे जब बोला गया कि जो क्वेश्चन ऑफ हिंदी इज नो लॉन्गर सिंपल क्वेश्चन, नो लॉन्गर सिंपली ए क्वेश्चन ऑफ हिंदी, तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई होने वाली है, डिबेट होने वाला है कि यहाँ पे लैंग्वेज से कुछ हटकर बात की गई है, सिर्फ लैंग्वेज को लेकर बात नहीं की गई है, इससे ज्यादा कुछ और बात की गई है। क्या है वो बात?
इट इज कनेक्टेड विद इश्यूज ऑफ पॉलिटिक्स, पावर, कल्चर, आइडेंटिटी, एजुकेशन एंड सोशल इक्वालिटी। इन चीजों के बारे में भी बात हुई है। सहाय आर्ग्यूज दैट लैंग्वेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी इन विच इट इज यूज्ड। लैंग्वेज को हम कभी भी सोसाइटी से नहीं हटा सकते। द डिस्कशन अबाउट हिंदी इज लिंक्ड टू क्वेश्चन ऑफ who has access to education, government jobs and opportunities for advancement. Language often becomes a symbol of power and social status. Language जो है वो एक मतलब एक सोशल स्टेटस या फिर सिंबल ऑफ पावर भी कहा जा सकता है, या सोशल स्टेटस का भी मतलब इंपॉर्टेंस देता है ये, ठीक है। लैंग्वेज की वजह से सोशल स्टेटस का पता चलता है कि आप कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ही पॉइंट्स आउट दैट इंग्लिश ऑक्युपाइज अ प्रिविलेज पोजीशन इन इंडिया। तो वो कहते हैं कि इंग्लिश जो है आज से नहीं, बहुत मतलब कॉलोनियल पीरियड से, प्री कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल कह सकते हैं, या फिर कॉलोनियल टाइम में भी कह सकते हैं। प्री कॉलोनियल में तो खैर नहीं था, कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल में था, ठीक है। तो उस समय पे भी एक प्रिविलेज पोजीशन था। तो देखो प्री कॉलोनियल मैंने इसलिए कहा कि तो पहले भी अंग्रेज लोग आए थे हमारे पास में, तो उन्होंने जाहिर सी बात है वो हिंदी में तो बात किए नहीं होंगे, इंग्लिश में बात किए होंगे, तो क्या कंसीडर कर सकते हैं थोड़ा बहुत पार्शियली। दोज हु आर एजुकेटेड इन इंग्लिश ऑफन एंजॉय ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज एंड इन्फ्लुएंस। As a result, the issue of Hindi is also related to larger question of linguistic inequality and social justice. Sahai further suggests that Hindi debate reflects tensions between different regions and communities. Some people fear that the promotion of Hindi may threaten regional languages, while others view Hindi as a means of international integration. ठीक है, कुछ लोग कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम हिंदी को प्रमोट करेंगे तो वो रीजनल लैंग्वेजेस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, रीजनल लैंग्वेज हट सकते हैं हिंदी के आने से, ठीक है। हिंदी को ज्यादातर उन्होंने प्रॉब्लमेटिक बताया पर इंग्लिश को नहीं। देयरफॉर द इशू एक्सटेंड बियॉन्ड लैंग्वेज एंड इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज से बाहर हटके जाता है और क्वेश्चन करता है कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी कहीं खत्म नहीं हो जाएगी हम दूसरे लैंग्वेज को अडॉप्ट करेंगे तो। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा जो है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा जो है, मतलब ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा पॉलिटिक्स, उसमें भी इफेक्ट डालेगा, ठीक है। प्रॉब्लम हो सकती है इसमें भी, ठीक है। तो ये चीजें यहां पे कहा गया है। द स्टेटमेंट ऑल्सो हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड डेमोक्रेसी। तो ये स्टेटमेंट ये भी बताता है कि जो रिलेशनशिप है लैंग्वेज और डेमोक्रेसी का, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं ज्यादातर यहाँ पे, या फिर पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है लैंग्वेज और डेमोक्रेसी का, ऑफ कोर्स है, ठीक है। डेमोक्रेसी की वजह से ही लैंग्वेज में इफेक्ट पड़ती है। जैसे अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में अगर जो लैंग्वेज यूज होगी स्टेट वाइज, तो वही लैंग्वेज फॉलो कर सकता है। दूसरा लैंग्वेज लाएंगे तो कल्चरल आइडेंटिटी में फर्क पड़ सकता है। Sahai believes that language should serve the needs of ordinary people. If language policy excludes larger section of the society, it can create inequality and alienation. बोलता है कि जो बोला जा रहा है, सहाय यहाँ पे कहते हैं जो लैंग्वेज जो है वो नीड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल का जो नीड्स है, बात करना, कम्युनिकेशन करना, वो सपोर्ट होना चाहिए, मतलब उनको समझ में आना चाहिए, वो ठीक तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये सोच में होना चाहिए, ठीक है। अगर लैंग्वेज पॉलिसी एक्सक्लूड कर रही है, मतलब सपोर्ट नहीं कर रही है, तो बहुत सारे सोसाइटी में जो लोग हैं वो सफर करेंगे। अब कैसे सफर करेंगे कि उनको इनइक्वालिटी, मतलब वो समझेंगे कि यार ये लैंग्वेज हमको बोलना नहीं आ रहा, तो हम हट जाते हैं, एलिनेशन हो जाएगा उनका। और ये लैंग्वेज अगर हमको नहीं आ रहा है तो मतलब क्या है कि हम इनइक्वल हैं, उनके साथ में तालमेल नहीं कर सकते। जैसे कि अंग्रेजों ने सोचा था, अंग्रेजों ने कहा था अंग्रेज इंग्लिश बोलते थे और हम हिंदी बोलते थे, तो अंग्रेज सोचते थे कि यार ये हिंदी बोलने वाले लोग हटाओ इनको, ठीक है। हमारा लैंग्वेज जो समझ में नहीं आ रहा है, हमारा लैंग्वेज जो नहीं बोल रहा है, तो वो अपने दर्जे में काउंट नहीं करते थे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। दस सहायक रिमार्क indicates that question of Hindi is actually a question of about society, politics, culture and equality. Understanding Hindi's role requires examining these broader issues rather than treating it as a merely linguistic matter. तो ये चीजें, हिंदी जो है, question of Hindi is actually a question about society. तो जो क्वेश्चन हिंदी का जो क्वेश्चन है वो सोसाइटी का क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स है, मतलब ये क्वेश्चन करता है हमारे सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, कल्चर के बारे में, इक्वालिटी के बारे में। अगर हम हिंदी सीखते हैं तो क्या हम मतलब इंग्लिश नहीं सीख सकते, या फिर अगर हम हिंदी सीखते हैं तो क्या हम इंग्लिश में, हमारा जो ये है प्रॉब्लमेटिक है कि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि हिंदी सीखना सिर्फ हमारे कल्चर को, पॉलिटिक्स को नहीं दर्शाएगा, ऑफ कोर्स दर्शाएगा। अगर हिंदी क्या है कि अगर हम हिंदी सीख रहे हैं तो एक चीज क्या हो जाती है, अगर हम हिंदी सीख रहे हैं तो सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कल्चर, इसमें इफेक्ट ऑफ कोर्स पड़ता है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। तो अंडरस्टैंडिंग हिंदी रोल रिक्वायर्स एग्जामिनिंग दिस वर्ड। तो हिंदी का जो रोल है हमारे सोसाइटी में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इश्यूज है,
एक मतलब क्या है कि ब्रॉडर इशू है इस चीज, मतलब बहुत ही सिर्फ लैंग्वेज के हिसाब से नहीं, हमको इसको हिंदी को सोसाइटी के मद्देनजर रखते हुए, पॉलिटिक्स, कल्चर, इक्वालिटी, इन सबके मद्देनजर रखते हुए हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए या फिर सीखना चाहिए। ठीक है, होप आपको पसंद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप 2-3 बार और सुनेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल तो होता ही है, वो ग्रेजुएशन का एग्जाम देंगे तो थोड़ा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बच्चों वाली चीज नहीं है, एबीसीडी सीख लिया तो हो गया काम। थोड़ा सा आपको दिमाग में लगाना है, थोड़ा सा पढ़ना है और करना है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू राइट क्रोनोलॉजिकली द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, व्हाई और व्हाई नॉट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है क्रोनोलॉजी रिलेटेड, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट तौर पे, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं पर आंसर आपका सेम ही होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है इस चीज को। ठीक है, क्या हम क्रोनोलॉजी लिख सकते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली 1 to 1 लिख सकते हैं, इसके बाद इसका लिटरेचर होना चाहिए, इसके बाद इसका लिटरेचर होना चाहिए, तो वो देखेंगे। राइटिंग ए क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इज अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज इंडियन लिटरेचर इज एक्सट्रीमली वास्ट, डाइवर्स एंड मल्टीलिंगुअल। तो देखिए, इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकली इंडियन लिटरेचर को लिखना या फिर इंडियन लिटरेचर की हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली पढ़ना या लिखना डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, क्योंकि हमारा जो लिटरेचर डाइवर्स है, दलित लिटरेचर है, नॉर्थ ईस्ट लिटरेचर है, तो काफी ज्यादा चीजें हैं, तो ये बहुत वास्ट है, मल्टीलिंगुअल है, तो इसको लिखना क्रोनोलॉजिकली डिफिकल्ट है। अनलाइक द लिटरेचर of a single language, Indian literature consists of many literary traditions that develop simultaneously in different regions। तो देखो, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर लिखते हैं उसके बाद में तो कंटिन्यू लिख सकते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड, यूरोपियन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड, तो ये कंटिन्यूअस में एक ही लैंग्वेज के अंडर में आप डिफरेंट क्राइटेरिया या फिर डिफरेंट चीजें मेंशन कर सकते हो, पर इंडियन लिटरेचर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडियन लिटरेचर में बहुत सारे वेराइटीज है। वन रीजन फॉर दिस डिफिकल्टी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूमेरल लैंग्वेजेस। तो डिफिकल्टी किसमें, बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज हुए हैं, जैसे संस्कृत, तमिल, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उर्दू, आसामीज एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस हैव देयर ओन लिटरेरी हिस्ट्रीज। तो अलग अलग जगह के अलग अलग हिस्ट्री, सिर्फ इंग्लिश नहीं। देखो, इंग्लिश में अगर एक फॉलो करोगे, एक लिटरेचर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है, उसके अंडर में बहुत सारे क्रोनोलॉजी मिल जाएंगे, पर इसमें नहीं पॉसिबल है। संस्कृत का अलग क्रोनोलॉजी बनेगा, हिंदी का अलग क्रोनोलॉजी बनेगा, तो क्रोनोलॉजी पॉसिबल नहीं है इंडियन लिटरेचर में। दीज ट्रेडिशंस डिड नॉट डेवलप इन द सेम वे और एट द सेम टाइम। तो ये जो ट्रेडिशंस है एक साथ में और एक समय पे नहीं बना था। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो ज्यादा फास्ट लग रहा है तो आप स्लो कर सकते हैं सेटिंग से जाके, अगर ज्यादा स्लो लग रहा है तो आप फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने नीड्स के हिसाब से चेंज कर लीजिए तो चीजें आसानी हो जाएगी, आपके लिए समझ में आएगा। अनदर चैलेंज इज दैट the literary movements often overlapped across regions. For example, the Bhakti movement emerged in different parts of India at different times. A simple chronological arrangement may fail to capture these regional variations and interaction. देखो, भक्ति मूवमेंट कहा ये क्या है कि मतलब क्या है कि लिटरेरी मूवमेंट जो है कभी ओवरलैप कर रहा है, बहुत मतलब ओवरलैप करता है रीजन के हिसाब से। ओवरलैप मतलब अभी समझ लो एक साथ नहीं चलेंगे, अभी समझ लो एक साल, इस साल में यहाँ होना था तो अगले साल होगा, अगले साल यहाँ होना था तो नेक्स्ट ईयर में या फिर प्रीवियस में हो चुका होगा। तो ये डेवलपमेंट अलग अलग टाइम के हिसाब से हुआ है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे भक्ति मूवमेंट है अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिसाब से चला है, मतलब एक जगह अभी भक्ति मूवमेंट वेस्ट बंगाल में जिस समय पे शुरू हुआ शायद वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो, उत्तर प्रदेश में जब शुरू हुआ तब वो केरल में नहीं हो, केरल में जब शुरू हुआ तब वो कश्मीर में नहीं हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट अलग अलग पार्ट है, तो अलग अलग क्रोनोलॉजिकल स्टैंडर्ड में नहीं हुआ है। Indian literature is also characterized by continuous cultural exchange. Literary ideas, themes, and stories frequently moved from one language to another language through translation and adaptation. Texts such as Ramayana and Mahabharata exist in many regional versions, making it difficult to fit them into a single chronological framework. देखो अलग अलग रामायण महाभारत भी अलग अलग रीजनल वर्जन में बने थे, तो उसको एक जगह पे फिट करना, एक ही क्रोनोलॉजिकल में फिट करना अलग मतलब पॉसिबल ही नहीं है किसी तरह। ठीक है ना। तो furthermore, oral traditions have played an important role in Indian literature. Oral traditions जो है अलग अलग रोल प्ले करते हैं अलग अलग ट्रेडिशंस में। furthermore, oral tradition have played an important role in Indian literature. oral tradition जो है एक important role play करता है Indian literature में। Many folk tales, songs, legends existed orally for centuries before written down. Determining exact dates of such works एग्जैक्ट डेट्स फॉर सच वर्क्स इज ऑफन इम्पॉसिबल। तो देखो जो ओरल फोक टेल्स हम जानने को मिलेगा, सॉन्ग्स जो जानने को मिलता है वो करते थे, एग्जिस्ट करते थे
मतलब लिखने से कई सेंचुरीज पहले, ठीक है। मतलब कौन से सेंचुरीज में वो पॉसिबल इम्पॉसिबल है हमारे लिए चॉक डाउन करना, ठीक है, कब बना था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। हाउएवर अ ब्रॉड क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री कैन स्टिल बी रिटन बाय आइडेंटिफाइंग मेजर पीरियड्स एंड मूवमेंट्स। पर हम क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री लिख सकते हैं उसकी पीरियड्स को या फिर मूवमेंट्स को देखकर। पर एक्चुअल क्रोनोलॉजी जो होता है, रियल क्रोनोलॉजी, मतलब अभी एक्चुअली हमें ये बताना मुश्किल है। स्कॉलर्स कैन डिस्कस एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न फेसेस एंड ट्रेस सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स विद इन देम। सच एन अप्रोच प्रोवाइड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी ग्रोथ। तो एक क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री एक टॉपिक के हिसाब से या फिर एक लैंग्वेज के हिसाब से पॉसिबल है, पर अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, जैसे कि हमने पढ़ा। देयरफॉर while it is possible to create a broad chronological outline of Indian literature, a strictly chronological history cannot fully represent its complexity. तो जैसे मैंने कहा आपको, the multilingual, multicultural and interconnected nature of Indian literary traditions makes such a task challenging. तो ये जो हमारा जो लिटरेचर है वो मल्टीलिंगुअल है, मल्टीकल्चरल है और इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो पॉसिबल क्या है कि ये टास्क जो है क्रोनोलॉजिकली सेट करना लिटरेचर हिस्ट्री को, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग हिसाब से अलग अलग मल्टीलिंगुअल है, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करता है। बट अकॉर्डिंग टू एनके नायक इज द रेलेवेंस ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो एनके नायक के हिसाब से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का रेलेवेंस क्या है। तो यहाँ पे दो चीज आपको देखने हैं, कीवर्ड्स एनके नायक और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ये दोनों कीवर्ड देखने को मिल जाए। अगर एनालिटिक आपको करने के एनालाइज करने में समझ में आ जाए, या फिर क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज कर ले कि क्वेश्चन यहां से दिया गया, तो आप आराम से ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, according to N.K. Nayak, Indian English literature is an important part of Indian literary culture. तो N.K. नायक के हिसाब से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन लिटरेरी कल्चर का। ऑल्दो इट इज रिटन इन इंग्लिश, इट रिफ्लेक्ट्स इंडियन लाइफ एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज एंड कंसर्न्स। तो हालांकि वो इंग्लिश में है, पर वो इंडिया के लाइफ, इंडियन लाइफ, इंडियन एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज, कंसर्न्स, इसको वैल्यू ज्यादा दिया जाता है। देयरफॉर इट शुड बी रिगार्डेड एज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो इसको हम इंटीग्रल इंडियन कंपोनेंट, एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर, मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट इंडियन लिटरेचर कंसिडर कर सकते हैं हम इस चीज को। नायक आर्ग्यूज दैट लैंग्वेज डज नॉट डिटरमाइन द नेशनलिटी ऑफ लिटरेचर। तो नायक बोलते हैं कि सिर्फ हम मतलब लैंग्वेज से पता नहीं कर सकते हैं कि नेशनलिटी क्या है लिटरेचर का, या फिर लिटरेचर कहां से बिलोंग करता है। व्हाट मैटर्स, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सब्जेक्ट मैटर, कल्चरल बैकग्राउंड एंड आउटलुक ऑफ द राइटर। तो मतलब मेन चीज मैटर क्या करता है किसी लिटरेचर को जज करने में, कि उसकी सब्जेक्ट मैटर क्या है, कौन से कल्चरल बैकग्राउंड पे लिखा गया है, और राइटर का आउटलुक क्या है। इंडियन राइटर्स हु यूज इंग्लिश often write about Indian society, history, traditions and contemporary issues. Their works express Indian realities and even though the medium is English. ठीक है, तो इंडियन जो राइटर्स है, हालांकि वो इंग्लिश में सब कुछ लिख रहे हैं, इंडियन सोसाइटीज के बारे में लिख रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं, ट्रेडिशन के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, पर वो लिखते किस में है, इंग्लिश में लिखते हैं। पर इसका मतलब तो ये नहीं कि हम वो इंग्लिश लिटरेचर है, वो हिंदी लिटरेचर है या फिर इंडियन लिटरेचर है जो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रेजेंटिंग इंडिया टू द वर्ल्ड। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इंडियन लिटरेचर को प्रेजेंट करने में वर्ल्ड के सामने में। थ्रू नॉवेल्स, पोएम्स, प्लेस, एसेस, इंडियन राइटर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड ग्लोबल रीडर्स टू द रिचनेस एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो इंडियन राइटर्स जो है वो अलग अलग इंग्लिश में पोएम लिखकर, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके पोएम लिखकर, प्ले लिखकर, पर इनकी जो थीम्स होती है वो इंडियन बेस्ड होती है। इससे हमें ग्लोबल ऑडियंस को मिलने में, ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने में मदद मिलती है, जिसके कारण से उनको हमारे रिचनेस, कम्प्लेक्सिटी और हमारे कल्चर के बारे में जानने को मिलता है। एट द सेम टाइम दे हैव एड्रेस्ड यूनिवर्सल ह्यूमन कंसर्न सच एज लव, फ्रीडम, जस्टिस एंड आइडेंटिटी। ठीक है, और भी ऐसे थीम्स, लव, फ्रीडम, जस्टिस और आइडेंटिटी, इंडिया के रिलेटेड, इंडियन कल्चर के रिलेटेड, ठीक है, इन चीजों को भी सामने लाए हैं। Nayak also believes that Indian English literature serve as a link between different linguistic communities with India. Since India has many languages, English can function as a common medium through which literary ideas are shared and exchanged. Another aspect of its relevance is its contribution to modern literary development. Indian English writers have experimented with new forms, themes,
एंड स्टाइल्स while remaining rooted in Indian traditions। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लोग जो है मतलब जो उन्होंने लिखा है वो नए नए थीम को यूज किया है, नए नए स्टाइल को यूज किया, पर उनकी जो इंडियन ट्रेडिशन की जो रूट है उन्होंने बरकरार रखा है, रूट को जो है इंडियन ट्रेडिशन से तक ही लिमिटेड रखा है। देयर वर्क्स रिफ्लेक्टेड बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। Furthermore, Indian English literature has gained international recognition through the achievements of major writers. It has become an important means of expressing Indian changing social and cultural realities. According to Nayak, N.K. Nayak, the relevance of Indian English literature lies in its ability to represent Indian experiences, connect diverse cultures and contribute significantly to the growth of Indian literature. ठीक है, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। तो नायक जी जो है मतलब इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कहते क्या है कि जो हमारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है वो इंडिया के एक्सपीरियंस, ठीक है, अलग अलग कल्चर, डाइवर्स कल्चर, ठीक है, और जो कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने दुनिया को दिया है, हमारा जो कल्चर, ट्रेडिशंस और जितने भी चीजें हैं हम दुनिया के सामने रख पाए हैं, जिसके वजह से लोग हमारे बारे में जान पाए हैं, हमारे चीजों के बारे में जान पाए हैं, ठीक है, और हमारे मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के बारे में जान पाए हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो एनके नायक जो है वो कहते हैं इस चीज को। इट ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस विद इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ इंडियाज लिटरेरी हेरिटेज। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लेस लेता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है सोसाइटी के अंदर में, एक बहुत ही बड़ा ब्रॉडर फ्रेमवर्क है इसका, ठीक है, बहुत ही बड़ा मतलब जगह लेकर, या फिर इंडिया लिटरेरी हेरिटेज, जो लिटरेरी हेरिटेज है इसके अंदर में घुसकर हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। और मतलब जो बेसिकली कहते क्या है कि हमारा जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, हमारा जो ट्रेडिशन है, कल्चर जो है वो दुनिया के सामने रख रहे हैं, जिसके कारण से हमारा जो हेरिटेज है, वो लिटरेरी हेरिटेज है, वो अच्छे से सबके सामने उभर कर आ रहा है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर आप इसको समझ में आ गया हो तो आप आराम से लिख सकते हैं, एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से ध्यान से समझिए चीजों को और आराम से आप एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।